इसकी वजह सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, कुछ अपने लोगों ने भी ये चाहा कि मस्जिद ना खुले और इसमें हर्डल्स क्रिएट की। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी हैसियत वकील, जो पहले दिन मैंने हिकमत अमली बनाई थी, वो मैंने एक रेट तो मैंने किसी फर्द की तरफ से नहीं की थी, मैंने मस्जिद की तरफ से की थी बजरिया फर्द। ठीक होगा। ये हमारी हिकमत अमली थी कि मस्जिद को मस्जिद ही के जुमरे में रखकर डील किया जाए। ठीक हो गया। कुछ लोगों ने उसमें पिटीशन लगा दी और उसे टीएलपी का मरकज डिक्लेयर करवाने की कोशिश की और वो क्लेम करते थे कि हम टीएलपी के वकील हैं। अनफॉर्चुनेटली कि उन्होंने उस वक्त एक पूरा सिनारियो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो केस लंबा हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आकर कुछ लोगों ने मेरे वकालतनामे को सुपरसीड करने के कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। होम सेक्रेटरी के हेयरिंग में भी गुमराह करने की कोशिश की कि ये टीएलपी का मरकज है और हम टीएलपी के नुमाइंदे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मस्जिद खुल जाती तो इसका अल्टीमेटली फायदा टीएलपी को होना था, उसका अल्टीमेटली फायदा जो है ना वो लोगों को होना था और उसका अल्टीमेटली फायदा जो है ना वो फिर आगे तहरीक को पहुंचना था। तो मस्जिद खुल जाना अहम था। पार्टी की प्रोस्क्रिप्शन का अलहदा फोरम है, सियासी मामला हल करने का अलहदा फोरम है, आपकी अगर कोई बातचीत होनी है तो उसका अलहदा फोरम है। जहां मस्जिद को मस्जिद तक महदूद रखे जाने की हमारी पॉलिसी थी, लेकिन हमें डिस्टर्ब यह किया गया कि मस्जिद को ओवरऑल पार्टी के साथ जबरदस्ती लिंक करने की कोशिश की। उसका नतीजा यह निकला कि गवर्नमेंट ने फिर कहा कि माजरत, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कानून में लिखा हुआ है कि जब पार्टी बैन होगी तो इसके दफातर बंद होंगे। जब आप खुद जाके कहोगे ये हमारा मरकज है, जब कहोगे ये टीएलपी का मरकज है, जब आप कहेंगे कि इसे खोलने की इजाजत दी जाए, जब पिटीशन दायर करेंगे तो वहां से पुलिस हटाई जाए, तो फिर कानून को वायलेट करके कोई भी फैसला नहीं हो सकता। तो ये हमारे दोस्तों की मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इसमें हमाकत थी कि उन्होंने मामला को खराब करने की कोशिश की। जो मेरी एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी थी, मुस्बत हिकमत अमली को किल करने की कोशिश की, किल किया उन्होंने, जिसकी वजह से फरीक मुखालिफ ने उसका फायदा उठाया और वो सिर्फ एक नंबर बनाने के चक्कर में, जाती गरज में कि जी एहसान साहब का नाम आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अहले सुन्नत में इतना सा ज़र्फ लोगों का होता है। हमारे सुन्नियों की आदत है कि वो किसी को फलता फूलता या किसी का नाम होता हुआ नहीं देख सकते, वो इसी गम से मर जाते हैं कि इसका नाम क्यों हुआ। बस इसी जलन, कुड़न और हसद का नतीजा ये है कि आज गवर्नमेंट ने कहा जी फिलहाल हम नहीं खोल सकते। वो डिटेल एक पूरा फैसला है, मैं उसे पढ़कर उस पर दोबारा इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। मैंने पूरा पढ़ा नहीं अभी मैं हाई कोर्ट से फारिग होकर यहाँ आया हूँ। अच्छा सर, 13 अक्टूबर से लेके आज 13 फरवरी है, हमने देखा कि जब कोई भी टीएलपी के हक में आवाज उठाने वाला नहीं था, आप आवाज उठाने वाले थे। 4 मंथ आज पूरे हो चुके हैं, तो इस दुरानिया में किसी ने भी हाफिज साद और हाफिज अनस की रिट दायर नहीं की। अब सुनने में आ रहा है कि रिट दायर हो चुकी है, लेकिन रिट भी उनके घर वालों की तरफ से दायर नहीं की गई, बल्कि कोई कराची की खातून है उनकी तरफ से दायर की गई है। तो इसका कानूनी लिहाज से केस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि घर वालों की तरफ से जो है ना वो रिट नहीं की गई बल्कि किसी और की तरफ से की गई है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हैसियत वकील मैं ये समझता हूँ कि मैं केस के कानूनी मामलात पे बात कर सकता हूँ, किसी वकील पर, किसी की काबिलियत पर मुझे बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। यकीनन तमाम वकला काबिल होते हैं और अपनी बेहतरीन एफिशिएंसी और बेहतरीन महारत को बुरे कार लाते हैं और हमें सबकी ऑनर की जानी चाहिए। अगरचे मेरे मामले में कुछ वकला ने बड़ी कम ज़र्फी का मुजाहरा किया है, नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, अनएथिकल एटीट्यूड उन्होंने किया है। इसके बावजूद मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं किसी की बात पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 4 महीने बाद ये रिट हुई है तो उसकी बड़ी वजह मैं खुद हूँ कि मैंने बार बार कहा था कि हम इसको रिट को फाइल कीजिए। अल्लाह का वास्ता उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, खादिम रज़वी के बेटों के लिए आवाज़ उठाइए, उन बच्चों का पता कीजिए। बार बार कहने पर ये उन्होंने इनिशिएट तो लिया, लेकिन 4 महीने का जो डिले था उसे कवर नहीं किया गया। 4 महीने हम क्यों लेट हुए ये बताया जाना ज़रूरी था। आज भी कोर्ट में यह सवाल उठाया गया कि आपने 4 महीने क्यों खामोश रहे और अब आपको जल्दी क्यों है, तो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि हेबियस कोई भी दायर कर सकता है, लेकिन जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो उनसे रिलेट करते हुए लोग हैं, वो दायर करते हैं तो उसकी बात और होती है। क्यों शक पैदा होता है कि खादिम रिजवी अलैहिर्रहमा के बच्चों की फैमिली ने, साथ की वालदा हयात हैं, साथ की बहन भाई तो चलो अंदर है, बहनें हैं, मिसेज हैं, बल्कि मिसिज हैं, तो कोई भी दायर कर सकता था, उन्होंने नहीं किया। तो ये एक शक किसी सतह स्टेज पे जाके होगा
कि जब उन्होंने दायर नहीं किया तो इसका मतलब हो सकता है उनके पास हो, तो इसका फायदा हज़ार फरीक मुखालिफ को मिलेगा। बहुत सारे इसमें और भी लेकुनाज हैं, मैं वो चाहता हूं कि उस पर बात ना की जाए, क्योंकि मैं उसमें जुम्मेदार नहीं हूं, दीगर वकला जुम्मेदार है, तो वो अपनी इसकी लाइबिलिटी खुद वो करेंगे, खुद उसका जवाब देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफ़ी लेकुनाज हैं। पहले सिर्फ SHO को कहा गया था, आज DSP को कह दिया गया है, आगे जाके SP को कह दिया जाएगा, फिर जो है ना बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल कई तारीखों के बाद ये मामला जब पहुंचेगा किसी स्टेज पर तो उस वक्त पता चलेगा कि वो कहेंगे जी हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये लिंगर ऑन करने की मैं समझता हूँ कि होगी, ये ज़्यादा उनकी इनकार्सिरेशन ज़्यादा लंबी होगी और उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट फिलहाल मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। और मस्जिद के मामले में जिस तरह इन्होंने डिस्टर्बेंस किए कुछ हजरात ने, तो हो सकता है वो इस फैसले से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शायद गवर्नमेंट ने जल्दी मंजर यहाँ पर लाने वाली नहीं है, और उसके लिए जो तरीक़ाकार एक लॉ में दिया गया वो तो ज़ाहिर फौरी तौर पर अवेल करना था। लेट कर दिया तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, नुकसान पार्टी को होगा। अच्छा सर, परसों हमने आपसे एक साथ वीडियो की थी तो उस दिन आप बड़े पुरुमीद थे, और आज देखा कि हालात ही बदल गया, जज्बात ही बदल गए, इसकी क्या वजह? नहीं, हालात और जज्बात नहीं बदले। हमारा केस ये था कि इसका फैसला किया जाए, वो फैसला हो गया है, तो हमारा केस तो अचीव हुआ है, ठीक है। ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा कि मस्जिद खुलेगी नहीं, उन्होंने कहा जी फिलहाल हम इसको नेगेटिव डिसाइड करते हैं, फैसला नेगेटिव किया है, मस्जिद फिर भी खुलेगी, ठीक है। मस्जिद खुलने का कोई और आगे सेकंड रेट का भी ऑप्शन मौजूद है कि आप सेकंड रेट में इसकी वायरीज को, इसके मेरिट्स को, इन एजेंसीज की रिपोर्ट्स को फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि हमारी कोई आज फाइनलिटी गेन हो गई है या हमारा फोरम डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जाती तौर पर चूंकि मुझे बार बार डिस्टर्ब किया गया, मुझे पहले कहा गया कि आप इसको लेट करें, फिर कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि मस्जिद खुले। मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड की बात नहीं करता, दोनों तरफ से कुछ लोग ये चाहते थे। सिर्फ एहसान साहब अकेले खड़े थे कि मस्जिद खुले खुले खुले। शोधा के लिए मैं अकेले लगा हुआ था कि शोधा को इंसाफ दो, लाशें दो। मिसिंग पर्सन के मैं अकेले लगा हुआ था कि उनके साथ इंसाफ करो, ना इधर से कोई बोलने वाला था ना उधर से, ठीक है ना। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक शख्स ने हक की आवाज बुलंद की है, वो इस घुटनज़दा माहौल में खड़ा हुआ है, बजाय इसके साथ दिया जाए। अपनों ने भी साथ नहीं दिया, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की, और गैरों ने तो खैर करना ही था। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन, और इससे अंदाजा होता है कि हमारे लोग मुश्किल सूरत-ए-हाल को टैगल करने के लिए जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर, तरबियत के एतबार से, नज़म के एतबार से तैयार नहीं थे, और अब तक वो तैयार नहीं है। देखें, लीडर जो होता है विजनरी होता है, और किसी भी पार्टी का हो, और पार्टी के जो कायदीन होते हैं वो भी विजनरी होते हैं। वो दीवार से पीछे नहीं, वो कई साल आगे सोचते हैं, ठीक है ना। वो दीवार से पीछे नहीं देखते, कई महीने कई साल आगे की सोचते हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये फैसला हम ले रहे हैं, अगर ये फैसला इस तरह नहीं हुआ तो अगर दूसरी तरफ हो गया तो हमारी पॉलिसी क्या होगी, अगर फैसला ए आया तो पॉलिसी क्या होगी, बी आया तो पॉलिसी क्या होगी, सी आया तो पॉलिसी क्या होगी, डी फैसला आया तो पॉलिसी क्या होगी। वो कम से कम 4 स्ट्रेटेजी तो बना के रखते हैं। ये मतलब जंग का भी असूल है, कारोबार का भी असूल है, और मार्केटिंग का भी असूल है, पॉलिटिक्स का भी असूल है, और ये जनरल रूल है, ये एक नेचुरल जस्टिस का असूल है कि जब आप कोई फैसला करें तो जब अदरवाइज फैसला आ सकता हो तो A, B, C, D हिकमत अमली बनाएं, और उसके मुताबिक आप उसे हल करने की कोशिश करें, और उसके मुताबिक आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शायद इनके पास कोई हिकमत अमली थी ही नहीं। जब इन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की और कहा जी ठीक है छुप जाओ, ये से कहते हैं सूरत हाल से फरार इख्तियार करना, यानी आप फेस नहीं कर पा रहे, फेस करने की हिकमत अमली नहीं है आपके अंदर, या तो स्ट्रेटेजी नहीं है या कुव्वत नहीं है। कुव्वत तो है आपके पास, सोच और शौर नहीं है, तो बंदा कहता है यार नस जाओ, जान छुड़ाओ, देखा जाएगा। ये जान छुड़ाओ देखा जाएगा, ये शायद आपकी जात को तो फायदा दे, इससे पार्टी तबाह हो जाएगी, इससे मसलक का वकार खत्म हो जाएगा, इससे नजरियात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा, सुन्नी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा, इज्जत और वकार जो बड़ी मुश्किल से अपना इमेज बनाया जाता है, वो इमेज आपका बेइंतहा डैमेज हो चुका है, बेइंतहा डैमेज होगा। मैं ये कहता था कि यार मुश्किल हालात को हमें बुजुर्गों ने यही सिखाया है, अल्लामा खातून रज़वी की यही तालीमात थी कि क्या कहते हैं कि सितमगारा हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, नारे तो हम भी ये लगाते रहे, लेकिन जब हुनर आजमाने की बात आई, जब जिगर आजमाने की बात आई, तो फिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो टीएलपी की फर्स्ट स्ट्रीम की क्यादत थी, फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर था, वो हमें कहीं नजर नहीं आया, और हम किसी टीयर में नहीं थे, लेकिन हमने अल्लाह रसूल को हाजिर नाजर जानकर
सिर्फ इस दर्द में कि लब्बैक या रसूलल्लाह, ये भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सुन्नियों की जमातें हम खड़े हुए और आज तक खड़े हैं और आगे भी मजलूमों के लिए खड़े